हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते दोस्तों। मैं आपका दोस्त मुनीर मुल्ला आपका स्वागत करता हूं मुस्लिम अधिकार आंदोलन इस चैनल पर। और आज के हमारे वेबिनार का टॉपिक है भारतीय मुसलमानों की वर्तमान परिस्थिति और उसका समाधान। और इस विषय में मार्गदर्शन करने के लिए हमारे मुख्य स्पीकर है माननीय अब्दुल रहमान सर। माननीय अब्दुल रहमान सर ये पूर्व आईपीएस पुलिस ऑफिसर है। उन्होंने 1995 को आईआईटी कानपुर से अपनी पढ़ाई पूरी की है। वो 1997 बैच के महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस पुलिस ऑफिसर है। माननीय अब्दुल रहमान सर ये महाराष्ट्र राज्य के मानवाधिकार आयोग के पूर्व स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भी रह चुके हैं। हाल ही में उन्होंने सीएए और एनआरसी एक्ट के खिलाफ अपने नौकरी का इस्तीफा दिया है। इस बात के लिए वो मीडिया में बहुत चर्चा में थे। थोड़े दिनों पहले उन्होंने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम डिनाइल एंड डिप्रिवेशन है। ये किताब अमेज़न पर उपलब्ध है, आप वो पढ़ सकते हैं। इसके साथ उन्होंने इस किताब में भारतीय मुसलमानों के प्रश्न, उनकी परिस्थिति, इसके बारे में चर्चा की है। कर्नाटक सरकार ने और केंद्र सरकार ने जो मुसलमानों का अभ्यास करने के लिए कमेटी अपॉइंट की थी, जैसे सच्चर कमेटी आयोग, रंगनाथ मिश्रा आयोग, महमूद रहमान आयोग, इस कमेटी का जो रिपोर्ट आया था उसमें उसके बारे में इन्होंने इस डिनाइल एंड डिप्रिवेशन किताब में चर्चा की है। अब मैं अब्दुल रहमान सर को गुजारिश करता हूं कि वो हमें मार्गदर्शन करें। और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। शुक्रिया। आज का जो टॉपिक है मुसलमानों की वर्तमान परिस्थिति और उसका हल, तो मैंने ये जो पीपीटी तैयार किया है यह पूरी तरह से मेरी जो किताब है डिनाइल एंड डेप्रिवेशन उसके आधार पर है। ये डिनाइल एंड डेप्रिवेशन सच्चर कमेटी रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट, महमूदुर रहमान कमेटी रिपोर्ट और कुंडू कमेटी रिपोर्ट, इन सारे रिपोर्ट्स के आधार पर मैंने किताब लिखी है। लगभग 570 पेज की किताब है। और पिछले साल ये किताब का आप फोटो देख सकते हैं। पिछले साल दिल्ली में 8 फरवरी को इसको लॉन्च किया गया था। शाह फैसल, मनोज कुमार झा, जफर महमूद साहब इसमें पार्टिसिपेट किए थे। सेकेंड लॉन्च इसका बॉम्बे में रखा गया था। बॉम्बे में मेरे ख्याल से 29 मार्च को इसका लॉन्च हुआ था। उस वक्त सुधींद्र कुलकर्णी साहब थे, वो मौजूद थे। अब्दुल साबान साहब थे टीआईएसएस के, वो मौजूद थे। और उस वक्त के एमएलए अबू वसीम आजमी साहब मौजूद थे। और अंजुमन इस्लाम के करीमी लाइब्रेरी में इसका लॉन्च हुआ था। अभी इस किताब का 2 लॉन्च हो चुका है। ये किताब जो है पूरी तरह से 3 रिपोर्ट्स पे बेस्ड है। और मुसलमानों की जो वर्तमान परिस्थिति की बात की जाए तो इसमें जाने के पहले हमें 3 रिपोर्ट्स की 1-1, 2-2 मिनट चर्चा कर लेनी चाहिए। पहली रिपोर्ट है सच्चर कमेटी रिपोर्ट। ये रिपोर्ट 2005 में कमेटी बनी थी। 2006 में कमेटी ने नवंबर 13 को कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट की थी। और उस वक्त की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार ने 30 नवंबर 2006 को इसको रिपोर्ट पार्लियामेंट में इसको टेबल किया गया था और जल्द ही इसको आम कर दिया गया था। और इस रिपोर्ट ने कहा था कि जो मुसलमानों के हालात हैं सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बहुत पुअर है। और मुसलमान जो है एज ए कम्युनिटी ऑन इंडिया लेवल काफ़ी पुअर है। और उनको ऊपर उठाने के लिए सरकार को काफ़ी कदम उठाने की ज़रूरत है, जिसमें उसने शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स उन्होंने बताया था। और उन्होंने ये भी कहा था कि मुसलमानों के जो हालात है उससे लगता है कि उनका अपीजमेंट नहीं हुआ है, जबकि उनका एक तरह से उनको नेग्लेक्ट किया गया है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है और उनके हालात ख़राब हुए हैं। और इस रिपोर्ट ने ये एक्सपोज किया था कि संघ परिवार जो बार बार ये इल्ज़ाम लगाता है कि मुसलमानों का अपीजमेंट होता है, उस चार्ज को इस रिपोर्ट ने खारिज किया था। दूसरी रिपोर्ट पे हम आते हैं, रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट में, जो 2007 में प्रोड्यूस की गई थी, गवर्नमेंट को सबमिट की गई थी, लेकिन गवर्नमेंट ने 2010 में इसको आम किया था।
और आम करने के बाद यह पाया गया था, इस रिपोर्ट ने भी कहा था, रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट ने भी कहा था कि जो माइनॉरिटीज हैं, जो लगभग 19.2% है इंडियन पॉपुलेशन में, और उसमें जो डोमिनेंट माइनॉरिटी है मुस्लिम्स जो है वो ऑलमोस्ट 14.2% है। इनकी सोशल, एजुकेशनल और इकोनॉमिक कंडीशन काफी पुअर है और इनको कहीं ना कहीं रिजर्वेशन देने की जरूरत है। तो इस रिपोर्ट ने माइनॉरिटीज को 15% रिजर्वेशन देने की बात कही थी, उसमें 10% मुस्लिम्स, 5% फॉर अदर माइनॉरिटीज। और इन्होंने ये भी कहा था कि अगर यह देना संभव नहीं है, अगर लेजिस्लेटिव तौर पर या एग्जीक्यूटिव तौर पर यह संभव नहीं है, तो ओबीसी को जो 27% रिजर्वेशन दिया जाता है उसमें से 6% मुस्लिम्स को दिया जाए, 2% जो है 2.4% वो अदर माइनॉरिटीज को दिया जाए। और एट द सेम टाइम इन्होंने ये कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में पारा 3 है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 का जो पारा 3 है, उसको ये डिलीट किया जाए और इसको रिलीजन न्यूट्रल बनाया जाए। यानी आज जो सिख, बौद्ध और हिंदू जो शेड्यूल, जो दलित हैं जिनको शेड्यूल कास्ट का स्टेटस है, इसको डिलीट करके मुसलमानों को भी दिया जाए। यानी मुसलमानों में जो दलित हैं उनको भी शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिया जाए, जो क्रिश्चियन में जो दलित हैं उनको भी शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिया जाए। तीसरी रिपोर्ट 2013 में इसको सेटअप किया गया था, पोस्ट आर्चर इवैल्यूएशन कमेटी, जिसको हम कुंडू कमेटी भी कहते हैं। और इसने 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार को, अक्टूबर 2014 में उस वक्त के जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर थे मिसेस नजमा हेपतुल्ला, उनको सौंपी गई थी। और उस रिपोर्ट में कहा गया था कि मुसलमान जो है सिर्फ एक के जो है सोशियो रिलीजियस एक कम्युनिटी नहीं है, बल्कि एक डेवलपमेंटल सब्जेक्ट है। उनको एक डेवलपमेंट सब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट करना चाहिए। उनकी हालात बहुत खराब है और उसको उठाने के लिए सरकार को एजुकेशनल और इकोनॉमिक फ्रंट पे काम करने की जरूरत है। एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ, देखिए जिस तरह से शेड्यूल ट्राइब प्रोहिबिशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है, उसी तरह से मुसलमानों के साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है, नॉट ओनली गवर्नमेंट फोरम पे बट प्राइवेट फोरम पे और सोसाइटी में भी। तो उसको कर्व करने के लिए एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ बनाया जाना चाहिए। और जो रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने कहा था कि शेड्यूल कास्ट का जो दर्जा देने का जो प्रावधान है वो उसको निरस्त करके सभी जो दलित हैं उनको दिया जाना चाहिए, इसने ये कहा था। और इसने ये भी कहा था कि जो 27% जो रिजर्वेशन दिया जाता है उस कैटेगरी को बाइफर्केट करके सब कैटेगरीज बनाया जाए और मुसलमानों को उसमें शामिल करके उनको प्रॉपर रिजर्वेशन देने की बात इसने कही थी। कहा जाते हैं कि मुसलमानों की वर्तमान परिस्थिति, मैंने ये कहा कि ये जो तीनों किताबें थी, तीनों जो रिपोर्ट्स थे, यानी स्ट्रक्चर कमेटी रिपोर्ट 2006 में आई थी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट ये 2010 में आई थी, पोस्ट आर्चर इवैल्यूएशन कमेटी रिपोर्ट ये 2014 में आई थी। तो ये रिपोर्ट्स पुराने हो गए, आज हम 2020 में हैं। तो आज मुसलमानों की परिस्थिति क्या है और उसके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो ये डेटा मैंने इकट्ठा किया। इधर का हम लोग हेलो जिशान जी, एनी प्रॉब्लम? नो सर, कंटिन्यू कीजिए। नो प्रॉब्लम सर, कंटिन्यू कीजिए। जिशान, ये बाकी के लोगों के म्यूट कीजिए फोन। जी सिर्फ सर का आवाज आना चाहिए। हाँ जी कंटिन्यू कीजिए सर। जी, तो जो करंट कंडीशन यानी आज मुसलमानों की हालत क्या है, और एकेडमिक डिस्कशन के तौर पर स्कॉलरली जो डिस्कशन है, यानी जो स्कॉलर जो एकेडमिशियंस हैं ये क्या सोचते हैं कि मुसलमानों के जो हालात हैं उनका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। तो हम वेरियस चैप्टर्स हैं, उसमें 2-3 मिनट हम मुसलमानों के उस कॉन्टेक्स्ट में क्या हालात हैं वो बयान करेंगे और उनके क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं उसको भी हम बयान करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहले हम आते हैं पॉपुलेशन पे। देखिए मुसलमानों की आबादी लगभग 17.5 करोड़ है 2011 के सेंसस के मुताबिक, और यह भारत में 14.2% है नेशनल पॉपुलेशन का। और उसके बाद अगर आप देखेंगे
तो जो मेजर स्टेट्स हैं, आसाम, वहाँ पे 34% मुस्लिम्स रहते हैं, वेस्ट बंगाल 27% मुस्लिम्स रहते हैं, केरला 23% मुस्लिम्स रहते हैं, बिहार 16% के आसपास मुस्लिम रहते हैं, यूपी लगभग 20% मुस्लिम्स रहते हैं। तो अगर हम देखें तो आसाम, वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार, ये ऐसे मेजर स्टेट्स हैं जहां पे मुसलमानों की आबादी बहुत ज्यादा है। महाराष्ट्र में भी मुसलमान हैं, लगभग 11% के आसपास हैं। और भारत में ऐसे 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 38 डिस्ट्रिक्ट्स जहां पे मुसलमानों की आबादी 50% से ज्यादा है। 42 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां पे मुसलमानों की आबादी 25% से ज्यादा है। यानी अगर हम देखें तो नेशनल लेवल पे 80 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं कि जहां पे मुसलमानों की आबादी 25% से ज्यादा है। यानी अगर 80 डिस्ट्रिक्ट्स को अगर सरकार टारगेट करे किसी भी स्कीम से और किसी भी प्रोग्राम से, तो मुसलमानों के हालात अच्छे हो सकते हैं। एट द सेम टाइम ये जो 80 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के हिसाब से भी अगर इनको टारगेट किया जाए तो मुसलमानों का जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है वो काफी आसान हो जाएगा। देखिए, एक चार्ज लगाया जाता है कि मुसलमानों की आबादी बेतहाशा बढ़ रही है और इसको कहीं ना कहीं कम करने की जरूरत है। लेकिन जितने जो पार्टिसिपेंट्स हैं, आप नोट करके रखिए कि आबादी जो है किसी मजहब पे डिपेंड नहीं करती है। मतलब इट डजंट डिपेंड ऑन द रिलीजन टू विच अ पर्सन बिलोंग टू। ये जो है पूरी तरह से डिपेंड है कि आपका सोशियो इकोनॉमिक और एजुकेशनल कंडीशन क्या है। यानी जहाँ पे गरीबी ज्यादा होगी, जहाँ पे एजुकेशन कम होगा, जहाँ पे सोशल डेवलपमेंट कम होगा, वहाँ पे आबादी ज्यादा होगी। आप हिंदुओं में भी अगर कोई कास्ट ले लीजिए जिनके एजुकेशन मुसलमानों से मिलता जुलता है, वहाँ पे उनकी आबादी बहुत ज्यादा है। दूसरी बात ये कहा जाता है कि मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट ज्यादा है। यस, मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट ज्यादा है, लेकिन यह तेजी से नीचे घटता हुआ जा रहा है। और मुझे लगता है कि 10-15 ईयर्स के बाद मुसलमानों की जो फर्टिलिटी रेट है और जो नेशनल फर्टिलिटी रेट है, ये कहीं ना कहीं मैच हो जाएगा और यह बढ़ेगा नहीं। और ये लगभग 2050 तक ये जो संघ परिवार के लोग हैं, हिंदुत्व एलिमेंट्स हैं, कहीं ना कहीं ये चार्ज लगाते हैं कि मुसलमानों की आबादी बेतहाशा बढ़ रही है और एक दिन ऐसा आएगा कि हिंदुओं की आबादी कम हो जाएगी और मुसलमानों की आबादी बढ़ जाएगी। लेकिन कुछ स्टडी हुए हैं और स्टडी यह बताते हैं कि 2050 तक जब ये देश में आबादी पूरी तरह से बढ़ना बंद हो जाएगा, यानी आबादी बढ़ना पूरा सैचुरेट हो जाएगा, उस वक्त देश की आबादी लगभग 1.7 बिलियन होगा और उसमें मुसलमानों की आबादी 18 to 19% होगी और उससे ज्यादा यह नहीं बढ़ेगा। तो एक ये जो चार्ज लगाया जाता है कि मुसलमानों की आबादी हिंदुओं की आबादी को ओवरटेक करेगी, ये कभी नहीं हो सकता। ये चार्ज पूरी तरह से गलत है। और दूसरा ये जो एक कारण है हिंदुओं की आबादी घटने का, कि उनमें जो एक रेशियो है कि 1000 मर्दों के ऊपर कितनी औरतें होती हैं, इसको सेक्स रेशियो हम कहते हैं। देखिए, मुसलमानों में 1000 मर्दों की जो तादाद है उसमें 951 औरतें हैं। हिंदुओं में 1000 मर्दों के तादाद पर 939 यानी 939 औरतें हैं, यानी 12 औरतों का फर्क है। तो ये जो 12 औरतें जो आप देख रहे हैं कि यानी 951 इन मुस्लिम्स एंड 939 हिंदूज, यह 1000 की संख्या पे 12 कम है। 2000 अगर करेंगे तो 24 कम हो जाएगा। 1 लाख अगर करेंगे तो यह 1200 कम हो जाएगा। अगर इसी को अगर हम एक्सट्रापोलेट करके आबादी पर लेकर के जाते हैं हिंदुओं की, अगर हिंदुओं को मुसलमानों की जो सेक्स रेशियो उससे अगर मैच करना हो तो अपनी आबादी में 60 लाख औरतों को ऐड करना पड़ेगा। आप अंदाजा लगाइए, ये 60 लाख औरतें किसी और ने नहीं मारा है, इनके सोशल कस्टम्स में और इन्होंने मारा है। सन प्रेफरेंस इनमें बहुत ज्यादा है। इनको 2 लड़कियां नहीं चाहिए, एक लड़की हो जाती है तो दूसरी लड़की नहीं होनी चाहिए, तो पेट में उसको स्कैन करा करके ये मारते हैं, दहेज के चलते मारते हैं। और बहुत सारे इनके जो सोशल कस्टम्स हैं और भी बहुत सारे जो मैरिज एक्ट हैं इतने रिजिड है कि वहां पर भी औरतों का डेथ होता है। तो देखिए, मुसलमान जो है वो यही के पॉपुलेशन के पार्ट हैं, इसी सोसाइटी के पार्ट है। स्टिल दे आर मेंटेनिंग 951, लेकिन हिंदूज आर मेंटेनिंग 939।
अगर उनको मुसलमानों से मैच करना पड़ेगा तो 60 लाख औरतों को ऐड करना पड़ेगा, और 60 लाख औरतों को इन्होंने ही मारा है। और अगर ये चार्ज लगाते हैं कि हमारी आबादी बढ़नी चाहिए, तो सबसे पहले इनको जा करके अपने जो सोशल इम्प्रूवमेंट चलाना चाहिए और अपने समाज के अंदर कुछ ऐसे जो सोशल नॉर्म्स वगैरह दुरुस्त करने चाहिए, और लड़कियों की आबादी कैसे बढ़े उस पर ध्यान देने की जरूरत है। इसके बाद हम चलेंगे एजुकेशन पे चलेंगे। एजुकेशन में अगर हम आए, मुल्ला साहब, आर यू लिसनिंग टू मी? यस सर, क्लियरली कंटिन्यू सर। ओके ओके, हाँ, इसके बाद हम एजुकेशन पे आते हैं। देखिए, एजुकेशन की अगर हम चर्चा करें तो मुसलमानों का जो इनरोलमेंट रेट है वो अच्छा है, लेकिन ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है। और जो प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक आईआईटी, नवोदय विद्यालय, प्रीमियर एजुकेशन मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, वहाँ पे इनका पार्टिसिपेशन बहुत पुअर है। ग्रेजुएट्स जो है, टेक्निकल ग्रेजुएट्स हैं, उनमें भी इनका पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा पुअर है। और मुसलमानों में जो ड्रॉप आउट रेट है, ये लगभग जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट जो है उन्हीं के मुताबिक इनका ड्रॉप आउट है। यानी कहीं ना कहीं गरीबी और कहीं ना कहीं दूसरे जो रीजन्स हैं, यानी मुसलमान जो बच्चे हैं जल्दी से जल्दी काम करके अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करने लगते हैं, इसलिए इनके जो एजुकेशनल हालात है बहुत खराब है। और इसके उठाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स और स्कीम्स चल रहे हैं। इंडिविजुअल लेवल पे भी हमको कोशिश करने की जरूरत है, कम्युनिटी लेवल पे भी बहुत सारे कदम उठाने की जरूरत है, और एट द सेम टाइम जो सरकार जो एजुकेशनल इंप्रूवमेंट के लिए जो स्कीम चला रही है उससे फायदा उठाने की जरूरत है। नेक्स्ट हम इकोनॉमी पे आते हैं। इकोनॉमी में देखिए, मुसलमान जो है आज यानी 2020 में लगभग दे कंट्रीब्यूट ओनली 6% टू नेशनल जीडीपी। आप याद रखिए कि वी आर जस्ट 14.2% इन द पॉपुलेशन, लेकिन अगर नेशनल जीडीपी में हमारे कंट्रीब्यूशन की बात हो तो वी कंट्रीब्यूट ओनली 6%। अब आप बताइए कि हमारे हालात कितने खराब है। वर्क पॉपुलेशन रेशियो हमारा 36% है, और गवर्नमेंट में हम कम है, और जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं वहां पे मुसलमानों की जो भागीदारी है वो बहुत कम है। यानी जहाँ पे जो सोशल सिक्योरिटीज अच्छे हैं, यानी पेंशन अच्छा है, सोशल सिक्योरिटीज है, जो अगर हम कोई काम करता है तो उसका टेन्योर फिक्स है, ये सारे अगर नॉर्म्स को देखो तो इन एरियाज में मुसलमान एब्सेंट है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में यानी टेन्योर फिक्स नहीं है, सोशल सिक्योरिटीज नहीं है, कोई पेंशन नहीं है, यानी कोई कभी किसी को टर्मिनेट करके निकाल दे, उस एरियाज में मुसलमान बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है। और मुसलमान खास करके होम बेस्ड और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहां पे ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा है। और एट द सेम टाइम एक और मुसलमानों की इकोनॉमिक हालात पे अगर हम चर्चा करें तो हम पाएंगे कि इनके जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं, खास करके अगर हम यूपी को टारगेट करें तो देखिए, जो फल का बिजनेस है इलाहाबाद में, लॉक इंडस्ट्री है अलीगढ़ में, ब्रासवेयर इंडस्ट्री है मुरादाबाद में, चमड़े बनाने की जो फैक्ट्रीज है, टैनरीज है वो मेरठ में और कानपुर में। इन सारे जो इंडस्ट्रीज को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की जो थोड़े से बैड पॉलिसीज हैं और कहीं उसके शिकार हुए हैं, और कहीं ना कहीं इनको दरकिनार किया गया, इनको सपोर्ट नहीं किया गया है। और आज ये सारे इंडस्ट्रीज जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से और जो मुसलमान जो बिजनेस मैन है, कहीं ना कहीं इनके जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन नहीं कर रहे हैं, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं आ रही है। और ये सारे जो ट्रेडिशनल जो बिजनेस है, लाइक यू गो टू मालेगांव जहाँ पे हैंडलूम्स है, पावरलूम्स है, भिमंडी में चले जाइए पावरलूम्स है, उसके बाद से और कहीं पे चले जाइए जहाँ पे मुसलमान कंसंट्रेटेड है, वहां पे इतने हालात खराब हैं कि मुसलमानों के जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं वो बंद होने के कगार पे हैं। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, इन्हीं बिजनेसेस में अगर कोई हिंदूज आ जाता है और जो नए एरियाज डेवलप हो रहे हैं, इफ यू गो टू इचल करंजी, आपके पास में इचल करंजी है और वहां पर भी जो पावरलूम बिजनेस है वो अच्छा है, लेकिन वहां पे आप ध्यान दीजिएगा कि वहां पे
जो पावर लूम बिजनेस में मुस्लिम्स नहीं है, हिंदूज हैं, लेकिन वहां पे बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज और गवर्नमेंट के, और वहां पे बिजनेस काफी तेजी से बढ़ रहा है। बैंक्स और बैंक क्रेडिट की बात करें तो भी मुसलमानों के हालात खराब है। यानी बैंक में उनके खाते तो हैं, लेकिन जो क्रेडिट है, जो लोन शेयर है, उसमें काफी कम है। और जो बैंक और बैंक की शाखाएं मुसलमान एरिया से दूर होते हैं, काफी मुसलमान एरियाज को नेगेटिव जियोग्राफिकल जोन्स डिक्लेयर करके रखा गया है। यानी वहां पे ना शाखा खुलेंगी, ना वहां के लोगों को लोन दिया जाएगा। और ये जो निगेटिव जोनिंग है, ये काफी सीक्रेटली किया जाता है, किसी को बताया नहीं जाता है। सरकार ने बार बार कहा है कि नहीं, हमने इस तरह के कोई आदेश नहीं दिया है और हम चाहते हैं कि मुस्लिम एरियाज में बैंक के ब्रांचेस खुले, लेकिन बैंक ये सीक्रेटली करते हैं। और मुसलमानों का जो पार्टिसिपेशन है बैंकिंग में, वो नहीं हो पाया है। इस्लामिक बैंकिंग को लागू नहीं किया गया है। और कुछ 2007-2008 में कुछ माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट से MCDs 44 डिस्ट्रिक्ट्स को कुछ कवर किया गया था कि इनको कुछ बैंक के जो सर्विसेज है उनको प्रोवाइड किया जाए और अच्छी तरह से टारगेट किया जाए। तो वो जो पॉलिसी थी वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है। दिस इज सोशल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर दो तरह के होते हैं। एक है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, एक होते हैं फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि जैसे स्कूल्स, कॉलेजेज, हेल्थ सेंटर्स, ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं जैसे डैम्स, रोड्स, बस स्टॉप्स, इरिगेशन कैनाल्स, ये सारे जो है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के एतबार से देखा जाए तो सच्चर रिपोर्ट ने कहा था, हेलो हेलो आप बोलिए सर, आपकी आवाज आ रही है सर। हेलो, अच्छा सर बीच में कंटिन्यू ऐसा आ कीजिए। रहा था कि इंटरनेट कनेक्शन पुअर है, तो जस्ट आई वांटेड टू चेक। ओके। तो अगर हम किसी गांव, कस्बा, टाउन या बड़े टाउन की बात करें तो जहां पे मुसलमानों की आबादी जैसे जैसे बढ़ती है, वहां पे सोशल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की तादाद जो धीरे धीरे कम होते जाती है। और उसके बाद अगर हम जाकर के देखें जो मुस्लिम हैमलेट्स हैं, लाइक विलेजेस, कस्बे, वहां पे स्कूल्स नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, और हमारे एरियाज से दूर जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं वो बनाए जाते हैं। ये बहुत लंबी कहानी है, बुक में बहुत इलेबोरेटली इसको पेश किया गया है। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको बुक से अगर देखें, क्योंकि एक एक जो चैप्टर है मैं 2 मिनट में कवर कर रहा हूँ, और एक चैप्टर पे लगभग 30-35 पेजेस लिखे हुए हैं। और इसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन के जो सरकार के जो स्कीम्स थे, जैसे इंदिरा आवास योजना, JNNURM, जिसको अभी स्मार्ट सिटी कहा गया है, और भी बहुत सारे जो स्कीम्स हैं, इन स्कीम से मुसलमानों ने कुछ ज्यादा फायदा नहीं उठाया है। पॉवर्टी की बात करें तो देहातों में, यानी गांव में जो मुस्लिम्स हैं, वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को छोड़ करके सबसे ज्यादा पुअर हैं। यानी गांव में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब सबसे ज्यादा पुअर है, उसके बाद मुसलमान आते हैं। लेकिन मुसलमानों की जो गरीबी है वो नेशनल एवरेज से बहुत ज्यादा है। अगर हम शहरों की बात करें तो यूल बी सरप्राइज टू नो कि शहरों में मुसलमान जो है सबसे ज्यादा गरीब है। यानी यहाँ पे उन्होंने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को भी पछाड़ दिया है। नेशनल लेवल से तो ज्यादा है ही, शेड्यूल कास्ट से भी ज्यादा है, शेड्यूल ट्राइब से भी ज्यादा है। और शहरों में इनकी जो यू सी 33.9% 2009 और 10 में इनका जो था पॉवर्टी रेट था। उसके बाद अगर हम आए, आप देखिए नीचे आप देखिएगा कि शेयर इन बेगर्स, लगभग 25% जो बेगर्स है वो मुसलमान है। मुसलमानों की आबादी 14.2% है आबादी में, लेकिन जो बेगर्स हैं, जो भिखमंगे हैं, वहां पे 25% इनकी आबादी है। एक और फीचर मैं आपको बताना चाहूंगा जो यहाँ पे मैंने नहीं दिखाया है, कि बाकी कौमों में मर्द सबसे ज्यादा बेगर होते हैं, लेकिन मुसलमानों में औरतें ज्यादा बेगिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। तो वो मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया, लेकिन आप किताब में पढ़िएगा तो वहाँ पे ये जो फैक्ट है आपको पता चलेगा। और जो मुस्लिम जो डोमिनेटेड एरियाज हैं वहां पे गरीबी बहुत ज्यादा है। इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ मालेगांव, भिमंडी, या ठाणे का एग्जांपल ले लें,
या और जो कंसंट्रेटेड एरियाज हैं लाइक आसाम, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, यहाँ पे मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, लेकिन नेशनल लेवल पे अगर आप देखेंगे तो इन्हीं स्टेट्स में गरीबी ज्यादा है। तो इनके स्टेट्स की गरीबी से कहीं ना कहीं मुसलमान भी उससे अफेक्ट है, उनमें भी बहुत ज्यादा गरीबी है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी एक तरह से गरीबी नापने का एक पैमाना है, एक फैक्टर है। यहाँ पर भी वही हाल है, यानी मुसलमान जो है काफी पिछड़े हुए हैं। अब हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में ऐसा है कि जो सरकारी जो रोजगार है 2011-12 का फिगर हमारे पास है, पूरे माइनॉरिटीज यानी 19.3% जो माइनॉरिटीज हैं उनका शेयर 6.24% है। अगर इसमें मुसलमानों को अगर हम निकाल करके देखें तो लगभग 4% मुसलमान नेशनल लेवल पे यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में इनकी भागीदारी है। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट देती है ऑन नेशनल लेवल, इन दोज एम्प्लॉयमेंट्स मुस्लिम्स पार्टिसिपेट ओनली विथ 4% शेयर। उसके बाद अगर हम नीचे आए तो आईएएस में लगभग हम 3.26% है, आईपीएस में 3.66% है, सीडीएस में हम 1.96% है, एनडीए में 1.64% है। उसके बाद से अगर सिविल सर्विसेज की हम बात करें तो 3.364% है। उसके बाद अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस में हम लगभग 6.27% है। और ये 6.27% का जो फिगर है ये जम्मू कश्मीर को मिला करके है। अगर जम्मू एंड कश्मीर में जो मुसलमानों की जो तादाद है पुलिस में, उसको अगर हम निकाल दें तो नेशनल लेवल पे वी कंट्रीब्यूट ओनली 4% इन पुलिस। और इन सब के पीछे जो ये जो शेयर है, इफ यू सी द शेयर इन आर्मी, जुडिशियरी, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, पीएसयूज, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट, ये अच्छी तरह से मेरे किताब में इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो वहां पे इनके रीजंस देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारा जो एजुकेशनल बैकवर्डनेस है और एट द सेम टाइम हम फील करते हैं कि हमारे साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है। और तीसरा जो रीजन है कि मुसलमानों को प्रॉपर रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। तो ये जो 3 रीजंस है, द एजुकेशनल बैकवर्डनेस, सेकंड द फीलिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एंड थर्ड प्रॉपर नॉट गिविंग मुस्लिम कम्युनिटी द प्रॉपर रिजर्वेशन, ये जो 3 फैक्टर्स हैं ये पूरी तरह से जिम्मेदार हैं कि हमारा गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में प्रॉपर शेयर नहीं है। आप देखिएगा 1-2 दिन पहले ही एमपीएससी का रिजल्ट आया है, उसमें कितने मुसलमान हैं? 1% से कम मुसलमान है। मेरे ख्याल से 4 मुसलमानों का सिलेक्शन हुआ है एमपीएससी में और 400 से ज्यादा सीट्स है। तो मुसलमानों का जो कंट्रीब्यूशन है लगभग 1% से कम है। और अभी अभी मैंने आपको बताया था मुल्ला साहब की महाराष्ट्र में मुसलमानों की तादाद कितनी है? 11% है। यानी मेरे कहने का मतलब है, डू यू हियर मी मुल्ला साहब? यस सर, यस सर। हाँ, तो ये मैं कहना चाह रहा हूं कि जो एमपीएससी का जो 2-3 दिन पहले का जो रिजल्ट आया है, आबादी में महाराष्ट्र की आबादी में मुसलमानों का शेयर 11% है। और अभी जो एमपीएससी का जो रिजल्ट आया है उसमें हम 1% भी नहीं है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में मुसलमानों का शेयर कितना पुअर है। अब आते हैं हम वक्फ प्रॉपर्टीज पे। तो वक्फ प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो सच्चर कमेटी ने वक्फ प्रॉपर्टीज के जो फिगर्स हैं उन्होंने टैबुलेट किया था। और 2005 में लगभग 4.9 लाख रजिस्टर्ड वक्फ थे और 6,000 करोड़ के प्रॉपर्टीज थे उस वक्त का था। लेकिन अगर हम इनका बुक वैल्यू देखें, हाँ उनका बोला उनकी इस पे है, लैपटॉप पे, सॉरी। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर हम वक्फ के फिगर्स को देखें तो 15 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज ने जो इंफॉर्मेशन दिए थे उसके मुताबिक 2005 में 4.9 लाख वक्फ प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड थे। उनकी तादाद जो थी 6 लाख एकड़ में थी और उनका जो बुक वैल्यू था, यानी जो पेपर में जो उनकी जो वैल्यू लिखी गई थी जमीन की, 2005 में 6,000 करोड़ के आसपास थी। और ये जो फिगर है ये आप देखिएगा,
आप पहले ही लाइन में 15 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज ने जानकारी दी थी, यानी लगभग 14 स्टेट्स ने जानकारी नहीं दी थी और 5 यूनियन टेरिटरीज ने जानकारी नहीं दी थी। अगर ये लोग अगर जानकारी देते तो ये वक्फ प्रॉपर्टीज की तादाद और ज्यादा होती। यानी ऐसा कहा जाता है कि भारत में जो अपना जो डिफेंस डिपार्टमेंट है, यानी आर्मी, और दूसरा इंडियन रेलवे, यानी इंडियन डिफेंस और इंडियन रेलवेज, इन 2 डिपार्टमेंट को छोड़ दिया जाए तो वक्फ प्रॉपर्टीज जो है वो तीसरे नंबर पे आता है। यानी अगर वक्फ प्रॉपर्टीज को सही इस्तेमाल किया जाए, सही रख रखाव किया जाए, इनको प्रॉपर डेवलप किया जाए, तो मुसलमानों की बहुत सारी जो मसले हैं उनको हम हल कर सकते हैं। आज अगर हम देखें, मैंने किताब में लिखा है कि हैदराबाद, दिल्ली, कलकत्ता, बैंगलोर, चेन्नई, ये जो स्टेट्स हैं, इनके अगर हम फिगर को देखें तो लगभग 60,000 करोड़ की प्रॉपर्टीज इन सिर्फ इन सिटीज में है। और ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये सिटी सेंटर में, यानी ऐसे जगह पे मौजूद है जिनका जो वैल्यू है बहुत ज्यादा है। तो अगर हम ओवरऑल अगर हम असेसमेंट करें तो मुसलमानों के जो पूरे जो वक्फ है, अगर हम इसको मैथमेटिकली अगर हम एनालाइज करें तो इनकी तादाद लगभग 3.6 बिलियन के आसपास है। और इनको अगर हम प्रॉपर डेवलप करें सरकार के गाइडलाइंस के मुताबिक, जैसे नबार्ड को सरकार ने बनाया है, नेशनल वक्फ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उसके गाइडलाइंस के मुताबिक अगर हम डेवलप करें और 10% ही अगर हम इनकम जनरेट करते हैं तो एनुअल 3,600 करोड़, यू कैन नोट डाउन, 3,600 करोड़ एनुअल इनकम नेशनल लेवल पे हम जनरेट कर सकते हैं। और इस इनकम से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, स्कॉलरशिप दे सकते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, हम जो विडोज हैं उनको पेंशन दे सकते हैं, हम शादी के जो हॉल है वो बना सकते हैं, जो बेचारे डेस्टिट्यूट है, पुअर है, उनको हम मेंटेन कर सकते हैं, कम्युनल जो डिस्टर्बेंसेस होते हैं, राइट्स होते हैं, उनसे जो अफेक्टेड लोग हैं उनको भी हम इनसे मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन बहुत दुख की बात है कि ये जो वक्फ प्रॉपर्टीज है इस पे सरकार ने भी कब्जा किया है, जो पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग्स है उन्होंने भी कब्जा किया है, कुछ जो सेमी गवर्नमेंटल जो बॉडीज है उन्होंने भी कब्जा किया है, मुसलमानों ने भी कब्जा किया है, गैर मुस्लिमों ने भी कब्जा किया है। अब इस नीटी गिटी में हम नहीं जाएंगे, ये किताब में पूरी तरह से इसको एक्सप्लेन किया गया है कि किसने कितना कब्जा किया है और इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है। लेकिन दुख की बात है कि जब 2013 में जब यूपीए की सरकार थी और वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जब उन्होंने अमेंड किया तो सच्चर रिपोर्ट ने जो कुछ रिकमेंडेशंस किए थे, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस किए थे कि कैसे वक्फ प्रॉपर्टीज को डेवलप किया जाए, उन सारे चीजों को नजरअंदाज किया गया था। उसमें एक मैं कहना चाहूंगा कि इंडियन वक्फ सर्विस सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने रिकमेंड किया था, उसको नहीं माना गया। यानी ये जो एक अलग से ऑफिसर्स का कार्डर क्रिएट होता जिसमें ये लोग वक्फ प्रॉपर्टीज को देखभाल करते। लेकिन आज अगर हम देखें कुछ जो साउथ इंडियन स्टेट्स में और यहाँ तक के बनारस में कुछ मंदिरें हैं कि जिनके रख रखाव के लिए अलग से हिंदू जो ऑफिसर्स हैं उनका कार्डर होता है। तो उसी लाइन पे ऑन बेस्ड ऑन दोज लाइन सच्चर कमेटी ने यह रिकमेंड किया था कि इंडियन वक्फ सर्विस एक कार्डर बनना चाहिए, लेकिन सरकार ने इस रिकमेंडेशन को नहीं माना था। नेक्स्ट हम आते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन पे आते हैं कि मुसलमानों में जो है रिजर्वेशन के क्या हालात है। मुसलमानों में देखिए, अगर सोशली देखा जाए तो अशरफ, अजलफ और अर्जाल 3 कैटेगरी है। अशरफ का मतलब होता है कि जो अपर कास्ट जो मुस्लिम्स हैं, जिसमें सैयद, शेख, पठान आते हैं, और अजलाफ है जो बेसिकली जो ओबीसीज हैं, यानी जिनके जो ऑपरेशनल ग्रुप्स हैं, यानी जिनके जो धंधे हैं उनको बुरा नहीं माना जाता। अर्जाल जो है वो नीचे आ जाते हैं, यानी जो मुसलमानों जो दलित हैं उनको माना जाता है, यानी जो हमारे में हलाल खोर हैं, लाल बेगीज हैं, मेहतर हैं, यानी जो हिंदुओं में जो दलित हैं और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग मुसलमानों में जो प्रोफेशन को जो काम करने वाले जो कास्ट है उनको हम अर्जाल कहते हैं। तो ये सोशल स्ट्रक्चर है। अगर हम रिजर्वेशन की बात करें
तो मुसलमानों को सिर्फ ओबीसी के तौर पे रिजर्वेशन दिया जाता है भारत में। कुछ 27% जो रिजर्वेशन है, और ओवरऑल कुछ 5000 जातियां, यानी हिंदू ओबीसीज हैं और मुसलमान ओबीसीज को मिला करके 5000 जातियां हैं नेशनल लेवल पे। उसमें से कुछ 82 मुस्लिम कास्ट हैं जिनको ओबीसी के तौर पे रिजर्वेशन मिलता है। कुछ जो मुसलमान जो है एसटी के तौर पे भी उनको रिजर्वेशन मिलता है। लेकिन बहुत दुख की बात है कि 1950 में जब ये शेड्यूल कास्ट ऑर्डर बनाया गया था, तो उस वक्त सिर्फ हिंदुओं से संबंधित जो दलित थे उन्हीं को शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिया गया था। 1956 में जो ये जो मजहबी सिख है उनको दिया गया। 1990 में जो नियो बुद्धिस्ट है उनको दिया गया। लेकिन अभी तक जो सिख हैं और जो मुसलमान हैं, इनमें जो दलित है, उनको अभी तक शेड्यूल कास्ट का दर्जा नहीं दिया गया है। लेकिन जो एसटी है, एसटी जो रिलीजन न्यूट्रल है, इसमें कुछ मुसलमान है, यानी कुछ लक्षद्वीप के मुसलमान हैं उनको रिजर्वेशन मिलता है। कुछ हिमाचल प्रदेश के मुसलमान हैं जो ट्राइबल हैं, उनको रिजर्वेशन मिलता है। तो ये सारा जो है कि मुसलमानों को दो ही कैटेगरी में रिजर्वेशन मिलता है। एक तो शेड्यूल ट्राइब के आधार पर रिजर्वेशन मिलता है और ओबीसी के आधार पर रिजर्वेशन मिलता है। लेकिन अगर हम ओवरऑल सिनारियो को अगर हम ऑर्गेनाइज करें, और मैंने ये किताब में लिखा है और मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि देखिए, मुसलमानों को जो है मजहब के आधार पर रिजर्वेशन नहीं मिल सकता है। ये कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा, और मजहब के आधार पे रिजर्वेशन नहीं मिल सकता है। तो मुसलमानों को रिजर्वेशन कैसे मिल सकता है? तो मैंने ये कहा है कि मुस्लिम सोसाइटी इज बेसिकली द मिरर इमेज ऑफ हिंदू सोसाइटी। मिरर इमेज कैसे? कि वहां पे फॉरवर्ड कास्ट है, हमारे पास फॉरवर्ड कास्ट है, वहां पे ओबीसीज है, हमारे पास ओबीसीज है, उनके पास शेड्यूल्ड दलित है, हमारे पास दलित है, उनके पास ट्राइबल्स है, हमारे पास ट्राइबल्स है। तो मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से जो रिजर्वेशन का फॉर्मूला अपना करके हिंदू कास्ट को जो रिजर्वेशन दिया गया है, उसी तरह से मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाए। यानी ओबीसी के तौर पर रिजर्वेशन दिया जाए, और बहुत सारे ओबीसी कास्ट अभी भी मुसलमानों में मौजूद है जिनको ओबीसी कैटेगरी में शामिल नहीं किया गया, उनको शामिल किया जाए। दूसरा यह है कि मुसलमानों में लगभग 36 जातियां हैं, दलित जातियां, जिनको शेड्यूल कास्ट का दर्जा नहीं दिया गया है, उनको शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिया जाए, उनको रिजर्वेशन दिया जाए। और शेड्यूल ट्राइब में जो मुसलमान है, यानी जो ट्राइबल मुस्लिम्स है, बहुत सारे जो ट्राइबल मुस्लिम्स है, उनको एसटी में शामिल नहीं किया गया, उनको रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है। इसमें से एग्जांपल्स हम लेंगे कि जो बंजारा है यूपी में, हिंदू बंजारा को एसटी में शामिल किया गया है और मुस्लिम बंजारा को ओबीसी में शामिल किया गया है। यानी मेरे कहने का मतलब है कि ओबीसी में रिजर्वेशन दिया जाए, जिन कास्ट को शामिल नहीं किया गया उन कास्ट को शामिल किया जाए, मुसलमान जो दलित हैं उनको शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिया जाए, और बहुत सारे जो मुस्लिम ट्राइबल्स हैं जिनको अभी भी एससी स्टेटस नहीं दिया गया, एसटी, उनको स्टेटस देकर के रिजर्वेशन दिया जाए। और एट द सेम टाइम ये भी मैं कहना चाहूंगा कि जो ये 27% जो रिजर्वेशन दिया जाता है, ये बहुत ज्यादा है, और 5000 जातियां हैं, और इन 5000 जातियों में जो मुस्लिम जो ओबीसीज हैं, कहीं ना कहीं सोशली एजुकेशनली ये बहुत पुअर है। तो इसीलिए ये कहा गया है कि ये जो ओबीसी का जो लिस्ट है, 5000 जातियां जहां पर है, इनको बाइफर्केट किया जाए और इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाए। यानी ओबीसी कैटेगरी, उसके बाद से मोर बैकवर्ड कैटेगरी, उसके बाद से तीसरा मोस्ट बैकवर्ड कैटेगरी, और मुसलमानों को सोशियो एजुकेशनल इंडिकेटर्स पे इनको मैप किया जाए, और इनको हिंदुओं में जो और जो कास्ट हैं जो इस तरह से मैच करते हैं इनके सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर से, इनके साथ और एक सब कैटेगराइज किया जाए, ताकि मुसलमान जो है, जो वेल ऑफ जो ओबीसी कास्ट है, उनसे इनको कंपटीशन करने की जरूरत नहीं पड़े। नेक्स्ट, गवर्नमेंट स्कीम्स की अगर हम बात करें तो आप देखिए 12th जो 5 ईयर प्लान था, वहां पे कुछ जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है उनके कितने बजट थे। उसके बाद से सेकंड लाइन में आप देखिए 2015 और 16 में, यानी एक साल के अगर हम बजट को देखें तो 3738 करोड़ रुपए मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को गवर्नमेंट ने दिया था। ये जो है लगभग 0.2% ऑफ नेशनल बजट।
मतलब दिस अमाउंट 3,738 इज बेसिकली 0.2% ऑफ द यूनियन बजट। और ये देखिए सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, ये पूरे माइनॉरिटीज के लिए है। यानी माइनॉरिटीज हमारी आबादी में 19% है और उनका बजट एलोकेशन 0.21% है। तो ये तो सिर्फ एलोकेशन है, अगर आप इसके इम्प्लीमेंटेशन को देखें तो बहुत ज्यादा पुअर है। और मुसलमानों के खास करके जो टारगेट जो स्कीम जो चलाई गई थी, यानी स्कॉलरशिप स्कीम्स हो या उसके बाद से जो MSDP हो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन था मुसलमान एरियाज में, ये सारे स्कीम्स जो UPA के टाइम में शुरू किए गए थे, थोड़े बहुत चल रहे थे, इस सरकार में ये पूरी तरह से ठप हो चुके हैं, पूरी तरह से बैठ चुके हैं। इसके बाद से अगर हम सच्चर कमेटी का जो रिपोर्ट के जो रिकमेंडेशंस है उनके इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, तो सच्चर कमेटी में लगभग 76 रिकमेंडेशंस किए थे। सरकार ने 72 को माना था, 3 को एक्सेप्ट नहीं किया था, 1 को डेफर किया था। लेकिन अगर हम रिकमेंडेशंस की बात करें तो चाहे वो UPA की सरकार हो, चाहे वो NDA की सरकार हो, इन लोगों ने उसी रिकमेंडेशंस को टारगेट किया जो छोटे छोटे थे, जिनका इम्पैक्ट बहुत छोटा था। और जो बड़े जो रिकमेंडेशन थे, जैसे नेशनल डेटा बैंक NDB, इसको टारगेट नहीं किया गया था। डाइवर्सिटी इंडेक्स को टारगेट नहीं किया गया था। इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन को टारगेट नहीं किया गया था। ये जो ऐसे रिकमेंडेशन थे, यानी नेशनल डेटा बैंक, असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग अथॉरिटी, डाइवर्सिटी इंडेक्स और एट द सेम टाइम इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन, अगर ये बनाए जाते तो मुसलमानों के साथ साथ जो बाकी जो दबे कुचले लोग हैं, जैसे दलित हैं, ट्राइबल्स हैं, गरीब हैं, पुअर हैं, ऑर्फन हैं और डिसेबल्ड हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, यानी इन सबको न्याय मिलता। तो सरकार ने इनको कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में डाल दिया है और छोटे छोटे रिकमेंडेशन पे उन्होंने टारगेट किया है। उसके बाद रंगनाथ मिश्रा कमीशन के जो रिकमेंडेशन है उनकी अगर हम बात करें तो इसको बिल्कुल ही लागू नहीं किया गया है। सिर्फ एक रिकमेंडेशन को लागू करने की कोशिश की गई थी 2012 में। देखिए, इसके पहले यूपी में इलेक्शन था, तो 2012 में इलेक्शन के पहले 2011 में मनमोहन सिंह की सरकार ने सिर्फ एक छोटा सा काम किया था कि ओबीसी का जो 27% रिजर्वेशन है उसमें से 4.5% रिजर्वेशन सारे माइनॉरिटीज को उन्होंने दिया था। और ये भी कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया है और स्टक हो चुका है, और इससे जो फायदा जो है वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। यानी अगर ओवरऑल हम देखें तो रंगनाथ मिश्रा कमीशन के जो भी रिकमेंडेशन थे, सरकार ने एक को भी एक्सेप्ट नहीं किया है और एक को भी दिल से इंप्लीमेंट करने की कोशिश नहीं की है। प्रेजेंट सिचुएशन की अगर हम बात करें मुसलमानों की, तो आप देखिएगा बहुत सारे टेबल्स हमने दिए हैं। यानी 2018, 2019, 2020 में जो मुसलमानों के जो सोशियो इकोनॉमिक और एजुकेशनल इंडिकेटर्स हैं, यानी पूरी किताब लिखने के बाद फिर 2018, 19 और 20 में जब मैंने ये सिचुएशन को देखा तो मैंने पाया, और बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, वो कहते हैं कि मुसलमानों के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और अगर इसको सुधारने की अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो आने वाले 10 साल में यह भारत के नए दलित बन करके उभरेंगे। यानी द मुस्लिम्स विल बी न्यू दलित्स इन इंडिया इन द कमिंग 10 years। देखिए, अगर हम इसको जो मुसलमानों के हालात हैं इनको हम कैसे सुधारेंगे, तो मैंने ऐसे देखा है कि गवर्नमेंट नीड्स टू चेंज इट्स एटीट्यूड। यानी गवर्नमेंट को अपने एटीट्यूड में क्या बदलाव करने पड़ेंगे, बहुत कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला जो है ये मानना पड़ेगा कि मुस्लिम्स आर ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ इंडिया। ये हम बाहर से नहीं आए हैं। मुसलमानों की जो आबादी है उसमें से 95% आबादी यहाँ के जो इनहैबिटेंट्स हैं, जो कन्वर्ट मुस्लिम्स हैं, यानी जो दूसरे जो रिलीजियस जो कम्युनिटीज थे वहां से कन्वर्ट होकर के यहाँ पे आए हुए हैं और यहीं के रहने वाले हैं। यानी मुस्लिम्स आर द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ इंडिया। दूसरा जो बात है कि सरकार को इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करनी पड़ेगी। यानी अगर किसी तरह की अगर आप बात करते हैं और नेशनल लेवल पे कुछ स्कीम्स लेकर के आते हैं तो वो उसमें
मुसलमानों की भागीदारी आपको कहीं ना कहीं सुनिश्चित करनी पड़ेगी. यू हैव टू इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ मुस्लिम्स इन एवरी स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स. ट्रीट मुस्लिम्स प्रॉब्लम एज नेशनल प्रॉब्लम. देखिए, मुसलमानों की जो समस्याएं हैं उनको नेशनल प्रॉब्लम के तौर पे ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए, मुसलमान लगभग 15% हमारी आबादी में, अगर वो प्रॉपर तरीके से प्रोग्रेस नहीं करते हैं तो हमारा जीडीपी आगे नहीं बढ़ेगा, हम प्रॉपर तरीके से प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे. यानी मुसलमानों की समस्याओं को सरकार को नेशनल प्रॉब्लम के तौर पे ट्रीट करने की जरूरत है. और एट द सेम टाइम मुसलमानों को के पॉलिटिकल एम्पावरमेंट पे भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है. यानी आबादी के एतबार से नेशनल लेवल पे मुसलमान एमपी 80 होने चाहिए, लेकिन आज आपको पता है आज कितने एमपीज हैं? 26 एमपीज हैं. इसके पहले 22 एमपीज थे. तो आप देखिए, लगभग 30%, यानी हमको 80 होना चाहिए और हम 25 और 26 हैं. यानी हम जितना डिजर्व करते हैं उसके ओनली 30% वी हैव ओनली 30% शेयर इन पॉलिटिक्स. तो सरकार को पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जो है, इट इज द की टू ऑल एम्पावरमेंट. If Muslim community gets a proper share in politics, so ultimately the social empowerment will follow, the educational empowerment will follow, economic empowerment will follow. यानी अगर इतने सारे अगर लोग रहेंगे, हमारा पॉलिटिक्स में शेयर रहेगा, तो और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है. ये सारे लोग कम्युनिटी का ध्यान रखेंगे. देखिए, इसके साथ साथ सरकार को तो ये सारे चीजें करने की जरूरत थी, लेकिन मुसलमानों को क्या करना पड़ेगा कि मुस्लिम्स नीड टू सेट सम गोल्स. उनको जरूरत है कि परसूट ऑफ नॉलेज, यानी हमको एजुकेशन हासिल करना है, चाहे कुछ भी हो जाए. ये एक हमको एक ध्यान देने की जरूरत है. मेन स्ट्रीमिंग, यानी हम 15% है, हम अलग रह करके भारत में अपनी जिंदगी नहीं जी सकते हैं. कहीं ना कहीं जो ओवरऑल पॉपुलेशन है उनमें मिक्स होकर के, मेन स्ट्रीम होकर के ही अपनी जिंदगी को हमको गुजारने की जरूरत है. इंडिविजुअल स्ट्रगल, यानी हम कड़ी मेहनत करने से, एजुकेशनल हासिल करने से, कंपटीशन में बैठने से कोई नहीं रोकता है हम लोगों को. तो इंडिविजुअल लेवल पे स्ट्रगल होनी चाहिए, पूरी फैमिली के लेवल पे स्ट्रगल होनी चाहिए. फैमिली ऐसा डिसाइड करे कि हम ठीक है, हम बाकी जो जरूरियात है उसको कम करेंगे, हम अपने खर्चे को कम करेंगे, हम अपने कपड़े के खर्चे को कम करेंगे, हम अपने रिहाइश को थोड़ा से कम सजाएंगे, लेकिन हम अपने बच्चों को प्रॉपर और मेन स्ट्रीम इंग्लिश मीडियम एजुकेशन देंगे. ये कहीं ना कहीं कम्युनिटी को डिसाइड करना पड़ेगा. और जो पांचवा जो है, चौथा जो है कम्युनिटी इनिशिएटिव, यानी ये एज्यूम करके चलना पड़ेगा कि कम्युनिटी एम्पावरमेंट के सारे काम सरकार नहीं कर पा सकती है, इसलिए कम्युनिटी को आगे आना पड़ेगा. यानी हमको खुद के हमारे हॉस्पिटल चलाने पड़ेंगे, खुद के हमको स्कॉलरशिप हमको लोगों को देने पड़ेंगे, हमको जो हमारे जो विडोज हैं उनको कहीं ना कहीं रख रखाव करना पड़ेगा. हमारे जो नेचुरल कैलामिटीज और कम्युनल राइट से जो अफेक्टेड लोग हैं उनके लिए हमको स्कीम शुरू करने की जरूरत है. हमारे जो पॉकेट्स है जहाँ पे आबादी बहुत ज्यादा है और वहाँ पे हेल्थ के प्रॉब्लम्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम्स है, वहाँ पे हमको कम्युनिटी को, हमारे यहाँ पे बहुत वेल्दी लोग हैं, हमारे यहाँ पे बिल्डर्स भी हैं, उनको जाकर के वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत है. यानी कहीं ना कहीं कम्युनिटी इनिशिएटिव होनी चाहिए. और पांचवा जो चीज है, रीओरिएंटिंग द कम्युनिटी रिसोर्सेज. यानी अभी मैंने कहा था कि हमारे पास वक्फ प्रॉपर्टीज है, हर साल लगभग हम लाखों करोड़ों के जकात निकालते हैं. यानी इसके एस्टिमेट्स को हम देखें तो कोई कहता है 1 लाख करोड़ के आसपास निकलता है, कोई कहता है कि 50,000 करोड़ के आसपास जकात निकलता है. कुछ लोग सदके निकालते हैं, कुछ लोग ऐसे ही अपने प्रॉपर्टीज को वक्फ करते हैं. तो कहीं ना कहीं ये सारे जो रिसोर्सेज हैं इनको कहीं ना कहीं इनको मेन स्ट्रीम करने की जरूरत है और कहीं ना कहीं इनको प्रॉपर यूटिलाइज करने की जरूरत है. उसके बाद देखिएगा कि मैंने अपने किताब में, ये तो होगा मोटा मोटी, मैंने अपने किताब में लिखा है कि 20 स्टेप्स फॉर रिकवरी. यानी अगर हम छोटे लेवल पे जाएं तो हमको क्या करने की जरूरत है. मैं चाहूंगा कि आप लोगों को ये सारी चीजें मैं पढ़ के सुना दूं मोटा मोटी. देखिए, मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाना चाहूंगा.
इसमें से पहला पॉइंट है डू नॉट लिव इन द पास्ट, इवॉल्व विद प्रेजेंट। इसके सारे डिटेल्स किताब में लिखे हुए हैं, यानी एक एक पॉइंट पे लगभग 20 लाइंस लिखा हुआ है। रोड मैप ऑफ द कम्युनिटी डेवलपमेंट थ्रू कलेक्टिव विजडम, यानी हम अगर किसी एरियाज में रहते हैं तो सारे लोग मिल करके कैसे हम कम्युनिटी डेवलपमेंट के प्लान बना सकते हैं। मूवमेंट टू मेक रियलाइज द गवर्नमेंट एंड एजुकेट द कम्युनिटी, यानी गवर्नमेंट और कम्युनिटी को हम कैसे एजुकेट करें। डिमांड ऑफ रिपोर्ट्स इन स्टेट्स, यानी सच्चर कमेटी और रघुनाथ मिश्रा कमीशन के जो रिपोर्ट्स है कहीं ना कहीं सारे स्टेट्स में हम डिमांड करें। यूनिटी ऑन नॉन रिलीजियस मैटर्स, देखिए मुसलमानों में जो है या चाहे कोई भी मजहब को ले ले तो रिलीजियस मैटर्स पे यूनिटी मुमकिन नहीं है, यानी अगर हम चाहे तो रिलीजियस मैटर पे यूनिटी पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो नॉन रिलीजियस मैटर्स है जैसे एजुकेशन है, आप डिस्क्रिमिनेशन है, आप कम्युनल राइट्स है, ये जो नॉन रिलीजियस मैटर्स है यहाँ पे यूनिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए अगर हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है या मुसलमानों के एरियाज को ऐसा ट्रीट किया जाता है कि नहीं हम यहाँ पे रोड नहीं बनाएंगे, या कम्युनल राइट्स होता है, मुसलमानों को अगर तकलीफ दी जाती है, उनको मारा जाता है, तो वहां पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता है कि भाई ये देवबंदी है, ये बरेलवीज हैं और ये अहले हदीस हैं और ये फलाने हैं और ये ढकाने हैं। वहां पे एक ही कहा जाता है कि ये मुस्लिम्स है। तो हमको रिलीजियस मैटर पे यूनाइट होने की जरूरत नहीं है। हम ये नहीं कहना चाहता है कि सब लोग जो है बरेलवी हो जाए, सब लोग सुन्नी हो जाए, सब लोग देवबंदी हो जाए, सब लोग अहले हदीस हो जाए। ठीक है, अपने अपने तरह से अकीदे को माने, लेकिन जो नॉन रिलीजियस इश्यूज हैं उस पर कहीं ना कहीं हमको यूनाइट होने की जरूरत है। उसके बाद है इमोशनल और सेंटिमेंटल इश्यूज को कहीं ना कहीं हमको छोड़ने की जरूरत है। जो 7वां पॉइंट है सर्च फॉर एक्सेलेंस, यानी हमको कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। जो मेडियोकर्स हैं उनको अल्लाह पाक पसंद नहीं करता है, जो कड़ी मेहनत करने वाले लोग हैं उन्हीं को पसंद करता है। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। एजिटेशन फॉर रिजर्वेशन, यानी रिजर्वेशन के लिए एजिटेशन होना चाहिए। जो अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस हैं, यानी इलेक्शन में जो पार्टियां आती हैं और प्रोमिसेस करती हैं और चली जाती हैं, नेक्स्ट इलेक्शन में जब आती हैं तो हम उनको रिमाइंड नहीं करते हैं कि भाई पिछले इलेक्शन में तो आपने ये हमसे वादा किया था, उसको फुलफिल नहीं किया। उसके बाद से साउथ इंडियन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, केरला तमिलनाडु में मुसलमानों ने बहुत अच्छा मॉडल डेवलप किया है एजुकेशनल एम्पावरमेंट का, उसको हमको अपनाने की जरूरत है। स्पेंडिंग ऑन रिलीजन एंड कल्चर, इसको कम करने की जरूरत है। यूथ आर बिग कैपिटल, इसको हमको रियलाइज करना पड़ेगा। रेडिकल आइडियोलॉजीज को हमको छोड़ना पड़ेगा। कम्युनिटी थिंक टैंक हमको शुरू करना पड़ेगा। डायलॉग एज कम्युनिकेशन, हम अगर हमको कोई तकलीफ है जो अक्रॉस द कम्युनिटीज के लोग हैं उनसे कहीं ना कहीं हमको डायलॉग करने की जरूरत है, चाहे वो विलेज लेवल हो, चाहे वो ब्लॉक लेवल हो, चाहे वो स्टेट लेवल हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, या आज अगर हमको आरएसएस से या किसी पार्टी से अगर हमको तकलीफ है तो वहां भी जाकर के हम उनसे डायलॉग करने की कोशिश करें कि भाई आप क्या गलत कर रहे हैं और आप जो कर रहे हैं यू आर नॉट डूइंग द थिंग्स इन नेशनल इंटरेस्ट, उनको समझाने की जरूरत है। हमको उनसे डायलॉग एस्टैब्लिश करने की जरूरत है। क्वालिटी एनजीओ हमको बनाने की जरूरत है। यूज ऑफ आरटीआई, सोशल नेटवर्किंग जो आज आप कर रहे हैं ये अच्छी बात है। टीम ऑफ कम्युनिटी एक्टिविस्ट, यानी हमको एक चेन बनाना पड़ेगा कम्युनिटी एक्टिविस्ट का। और ये किताब में जो मैंने कहा है कि इतने सारे जो है, यानी इकोनॉमी, एजुकेशन, उर्दू, मदरसा, बैंक, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, वर्क प्रॉपर्टीज, रिजर्वेशन, यानी इतने सारे चैप्टर्स हैं। अगर कोई काम करना चाहे तो एक चैप्टर्स के एक छोटे से पार्ट को लेकर के काम कर सकता है। तो हमको एक पूरी तरह से एक फौज बनानी पड़ेगी कम्युनिटी एक्टिविस्ट की। उसके बाद अगर हम ये नरेंद्र मोदी का जो NDA 2 और NDA 3 की बात करें तो थोड़ा सा ज्यादा ही हालत खराब हो गया है। यानी पहले मुसलमान जो थे एक डेवलपमेंटल सब्जेक्ट थे, इनको एक डेवलपमेंटल सब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट किया जाता था। कुछ स्कीम्स और प्रोग्राम शुरू किए गए थे इनके हालात को सुधारने के लिए, लेकिन अभी तो ऐसा हो गया है कि नाउ द सिक्योरिटी इश्यूज हैव टेकन ओवर। यानी मुसलमान ये चाहते हैं कि हम महफूज कैसे रहें। सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, जो एजुकेशनल एम्पावरमेंट, ये सारे इश्यूज पीछे छूट चुके हैं, लेकिन मुसलमानों के जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं ये आगे आ चुके हैं। ये इसलिए कुछ चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं
डेमोनाइजेशन ऑफ मुस्लिम्स, यानी मुसलमान जो है सबसे खराब है, राइजिंग डिस्क्रिमिनेशन, उनके साथ भेदभाव हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रहे हैं, गो टू पाकिस्तान का नारा दिया जाता है, एंटी मुस्लिम स्टैंड एंड आपाथी, यानी कोई भी अगर मुद्दा आ जाए तो सरकार एंटी मुस्लिम स्टैंड लेती है। मुसलमानों की डिलिबरेटली और ओपनली, ऐसा नहीं कि साइलेंटली और इसको छुपा करके, ओपनली इसको बंद कर दिया गया है। नाउ मुस्लिम्स आर नॉट द डेवलपमेंटल सब्जेक्ट्स इन दिस रिजिम। ये देखिए, आप पढ़ लीजिए, मैं आपको पढ़ना चाहूंगा कि बीजेपी's all political agenda revolves around Muslims. The party is hell bent to marginalize them and destroy their existence and make them a second-class citizen. The so-called secular and regional parties which thrive on Muslim support are not talking about Muslims' rights. They are a subject during elections. Their problems are not highlighted as these parties fear losing of majority community vote. यानी यहाँ तक कि आजकल के जो इलेक्शंस होते हैं उसमें मुसलमानों के जो इश्यूज हैं उनको रेज भी नहीं किया जाता है, क्योंकि ये समझा जाता है कि अगर मुसलमानों से नजदीकी दिखाई गई, मुसलमानों के इश्यूज को रेज किया गया तो कहीं ना कहीं मेजॉरिटी कम्युनिटी का वोट हमसे दूर हो जाएगा। They are not given tickets in proportion to their population, thus marginalizing them politically. यानी आज मुसलमानों के हालात बेहद खराब हैं और कहीं ना कहीं हमको बैठ करके इस पे ज्यादा डिस्कशन की जरूरत है, हमको सेल्फ रियलाइजेशन की जरूरत है, कहीं ना कहीं हम आत्मचिंतन करें, हम देखें कि भाई हम अपने लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, फैमिली लेवल पे, विलेज लेवल पे, वार्ड लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, और इंडिविजुअल इनिशिएटिव, कम्युनिटी इनिशिएटिव पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, महात्मा गांधी ने कहा था कि सिविलाइजेशन इज जज्ड बाय द वे इट ट्रीट्स इट्स माइनॉरिटीज, यानी एक सिविलाइजेशन उस चीज से, किसी, इन्होंने नहीं कहा था कि एक स्टेट या एक देश, महात्मा गांधी ने कहा था सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का मतलब है कि बहुत सारे कंट्रीज एंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड सिविलाइजेशन ऐसा होता है। तो सिविलाइजेशन को हम जज करते हैं कि वो सिविलाइजेशन अपने माइनॉरिटीज को कैसे ट्रीट करता है। लॉर्ड एक्टन ने भी कुछ कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने भी कुछ कहा था, डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा था, मौलाना आजाद ने भी कहा था माइनॉरिटीज के बारे में। और ओवरऑल ये कहा जाता है कि अगर कोई सरकार अपने माइनॉरिटीज का अच्छा से ध्यान रखती है, अच्छा से ख्याल रखती है, द एम्पावरमेंट ऑफ minorities and their faith in the running of the government is basically contribute to peace and stability of that country, ऐसा माना जाता है। और ये भी माना जाता है, आखिर में मैंने अपने किताब में लिखा है कि मुसलमान जो है इस देश में 15% हैं, और अगर मुसलमानों को प्रॉपर इकोनॉमिकली और एजुकेशनली ध्यान दिया गया और इनको डेवलप किया गया तो ये अल्टीमेटली हमारा जो जीडीपी है इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। और दिखाया है कि मुसलमानों को छोड़ करके ये देश प्रगति नहीं कर सकता है, और मुसलमानों को छोड़ करके अपना भारत एक सुपर पावर नहीं बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, बहुत अच्छा गाइडेंस किया, थैंक यू वेरी मच सर।